हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम 10th हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ये सीखने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत ही प्रिसाइज और कम से कम वक्त में कवर किया जाएगा ताकि आपकी अच्छी रिवीजन हो सके। साथ ही कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं या आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो चलो इंडेक्स में देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, The print revolution and its impact, the reading mania, India and the world of print, religious reforms and public debates, and last point print and censorship। ये और इसके साथ और जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन स्टोरी टेलिंग की तरह। तो चलो हर बार की तरह आपको पहले एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। आज आप देख पा रहे होंगे हम सब के पास बहुत बढ़िया बढ़िया फोन है। आप इमेजिन करिए कि मोबाइल फोन तैयार ही ना हुए होते तो कैसा होता आज का फ्यूचर। बेसिकली यह मोबाइल हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, सोशल मीडिया की वजह से अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना, यूट्यूब की वजह से नई नई चीजें सीखना और पढ़ाई करना। ठीक है, यह हुई बेसिक चीजें। अब आप बस मोबाइल की जगह पेपर रख दीजिए और 200 साल पुराना जमाना इमेजिन कीजिए। हाँ, यानी अभी बहुत सी बेसिक चीजें हैं जो मोबाइल से होती है। पहले उसके लिए कागज का इस्तेमाल होता था। किसी से बात करने के लिए खत भेजना हो या फिर अपने थॉट एक्सप्रेस करने के लिए बुक्स या न्यूज़पेपर लिखने हो, कागज हर जगह इस्तेमाल होता था। आप समझ रहे हो, उस समय पर सिंपल पेपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना इम्पोर्टेंट आज के समय पर मोबाइल है। स्टोरी से आपको पेपर का इम्पोर्टेंस समझ आ गया। अब आपको आगे चैप्टर समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंट इन चाइना। नॉर्मली शुरुआत की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई थी। इसमें चाइना ज्यादा हाईलाइट था क्योंकि एक बड़े समय तक चाइना प्रिंट मटेरियल का बहुत मेजर प्रोड्यूसर था और इस समय सभी तरह की प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग थी। चाइना में एक सिविल सर्विस की एग्जाम होती थी, उसमें जो लोग अटेम्प्ट करते थे उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत सारी बुक्स तैयार की जाती थी। वो सभी हैंड प्रिंटिंग होती थी और इसीलिए चाइना में प्रिंट कल्चर बहुत ज्यादा बूम हुआ। साथ ही जब 17th सेंचुरी में चाइना में अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, वैसे वैसे चाइना में रीडिंग कल्चर बढ़ा और ज्यादा से ज्यादा बुक्स की डिमांड बढ़ने की वजह से प्रिंट कल्चर भी और ज्यादा बूम होने लगा। हर जगह पर प्रिंट की हुई चीजें इस्तेमाल होने लगी, फिर वो ट्रेडर्स हो या फिर बड़े घर की महिलाएं, सभी अलग अलग जगह पे प्रिंट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे। अगला पॉइंट है प्रिंट इन जापान। AD 768 से 770 के दौरान अलग अलग बुद्धिस्ट लोग चाइना से जापान गए अपनी रिलीजन को वहां पर फैलाने के लिए, और वो साथ में ले गए हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब जैसे ही ये टेक्नोलॉजी जापान में गई, उसका रिलीजन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ और जापान की सबसे पुरानी बुक बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा बनी, जो AD 1868 में प्रिंट हुई थी। स्लाइड में नीचे लेफ्ट साइड में देखिए, एक पुरानी बुक है, यही है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। आप इसमें एक देख पा रहे होंगे कि इस पे बस लिखा हुआ नहीं है, तो उसी के साथ कुछ चित्र भी है। ये पेंटिंग उस समय की खासियत थी। अब प्रिंट कल्चर में बस लिखाई नहीं होती थी, तो उसके साथ साथ विजुअल मटेरियल्स का भी इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब प्रिंट यूरोप में कैसे आया ये देखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही प्रिंट यूरोप में आया तब उसका बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे हुई वो देखते हैं। तो 1295 में ये मार्को पोलो चचा चाइना से यूरोप में वापस आए और उनके साथ लाए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी और उसका नॉलेज। बहुत जल्द इटालियन लोगों ने वुड ब्लॉक से बुक्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया और उसके बाद बहुत ही जल्द ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप के अलग अलग राज्यों में, देशों में फैल गई। जैसे ही लोगों के हाथों में किताबें लगी, उन्हें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और इस वजह से बुक्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी। कई बुक सेलर्स ने किताबें दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, पर यूरोप की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वहाँ के ज्यादा से ज्यादा लिटरेट लोग और ज्यादा बुक्स की डिमांड करने लगे। लेकिन हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी बहुत स्लो थी। एक किताब को छपने के लिए महीनों लग जाते थे और ये हाथ से लिखी किताबें बहुत फर्जाइल यानी नाजुक थी। मतलब ये कि मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड प्रिंटिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और टाइम कंज्यूमिंग भी थी। इस पे कुछ सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था और तभी 1430s में सीन में आए गुटेनबर्ग, जिन्होंने जर्मनी में एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ही डेवलप कर दी। चलो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग स्टोन्स को पॉलिश करने में बहुत माहिर थे और उसी के साथ उन्होंने
लीड के मॉड्यूल्स से ट्रिंकेट्स बनाना भी सीख लिया था और इन दोनों टेक्निक्स को मिक्स करके उन्होंने इजाद की प्रिंटिंग प्रेस। पर ऐसा नहीं था कि पहले ही दिन उन्होंने कुछ ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हो गए। उसमें उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार 1448 में गुटेनबर्ग ने एक परफेक्ट प्रिंटिंग की सिस्टम बनाई और उससे पहला बुक प्रिंट हुआ बाइबल। ये जरूर याद रखना कि गुटेनबर्ग ने पहला बुक प्रिंट किया था बाइबल। और यूरोप के बिजनेसमैन को जैसे ही पता चला कि गुटेनबर्ग ने ऐसी सिस्टम इजाद कर ली है जो अच्छे बुक्स प्रिंट कर सकती है, तो उनने भी अपने बिजनेस शुरू कर दिए। और 1450s से 1550s के मतलब 100 साल के दरम्यान पूरे यूरोप में प्रिंट कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये पूरा हो सका गुटेनबर्ग की वजह से। हैंड प्रिंट से मैकेनिकल प्रिंटिंग में जाना एक बहुत बड़ा प्रिंट का रिवॉल्यूशन था, पर ऐसा नहीं हुआ। मैकेनिकल प्रिंटिंग आई और हैंड प्रिंटिंग पूरी तरह से बंद हो गई। दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अब हमें देखना है कि ये नई प्रिंट रिवॉल्यूशन ने हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट्स किए। अब शुरुआत में हैंड प्रिंटिंग होती थी जो बहुत महंगी होती थी, हर किसी को वो अफोर्ड करना नामुमकिन था, इसीलिए वो बस अमीर लोगों के चोचले थे। लेकिन जैसे ही मैकेनिकल प्रिंटिंग आई और एक साथ बहुत सारी किताबें छपने लगी, तब उनकी कीमतें भी कम हुई और कीमतें कम होने की वजह से मिडिल क्लास आदमी भी उसे पढ़ सकता था। पर रिवॉल्यूशन की शुरुआत में एक बड़ा हर्डल था लिटरेसी, क्योंकि उस समय तक यूरोप की लिटरेसी बहुत कम थी। लेकिन पब्लिशर्स ने इसमें भी कुछ अपना तरीका निकाल लिया बिजनेस के लिए। उन्होंने अब बलैड्स और फ्लोक टेल्स यानी कथा कहानियों की किताबें छापना शुरू कर दिया और ज्यादा से ज्यादा किताबें पिक्चर्स में होती थी, यानी उसमें कम से कम शब्द होते थे और ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स, जिससे कि वो आम आदमी को भी समझ में आ जाए। आपको लग रहा होगा कि ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि आम लोगों का भला हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बस इसलिए किया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उनकी किताबें बिक सके और उनको प्रॉफिट मिल सके। अगला पॉइंट देखते हैं कि ज्यादा किताबें छपने से क्या हुआ। रिलीजियस डिबेट्स होने लगी और रिलीजियस लोगों को यानी चर्च को प्रिंट कल्चर में खतरा दिखने लगा। वो कैसे देखते हैं। शुरुआत में तो आपको पता है पहली किताब जो छापी गई थी वो बाइबल थी और इस वजह से शुरुआत में रिलीजियस चीजें ही ज्यादा छपने लगी, उसका प्रसार होने लगा। लेकिन जैसे जैसे लोग किताब पढ़ने लगे उनको अलग अलग थॉट समझ में आने लगे, वो फिर रिलीजियस हो या फिर इलरिलीजियस यानी धर्म के खिलाफ। इसका बहुत मशहूर एग्जाम्पल है 1570s में रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करने के लिए 95 थीसिस लिखे और लोगों को बताया कि धर्म आखिर में क्या है और हमें चर्च कैसे बेवकूफ बना रहा है। और ऐसी चीजों से चर्च का और वहाँ के लोगों का घबराना डरना वाजिब था। मार्टिन लूथर के ऐसे विचारों से चर्च में और बाकी लोगों में डिवीजन हुआ और शुरू हुई नई रिफॉर्मेशन, जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहते हैं। ऐसी ही एक सिचुएशन 16th सेंचुरी में आई जब मेनेचियो इस व्यक्ति ने बाइबल का रीइंटरप्रिटेशन किया। उसने खुद से सोचा कि बाइबल क्या कहना चाहता है और उसने रोमन कैथोलिक चर्च के विचारों से अलग बाइबल का इंटरप्रिटेशन किया और लोगों के सामने लाया। पर इससे क्या हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च ने उसे पकड़कर उसको मार दिया। 1558 के बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने एक इंडेक्स मेंटेन की और उसमें लिखा कि कौन सी चीजें लोगों को पढ़ना प्रोहिबिटेड है। मतलब प्रिंट कल्चर से बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स आए, लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगे, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च या फिर बाकी लोगों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने लोगों को ऐसी किताबों से, ऐसे टेक्स्ट से दूर रखना शुरू कर दिया। हमारा अगला पॉइंट है द रीडिंग मेनिया। आपने WWE का रेसलमेनिया देखा ही होगा, वैसे ही ये है रीडिंग मेनिया। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत कम था, लेकिन 18th सेंचुरी के आखिर तक यूरोप के 60 से 80% लोग लिटरेट हो गए, यानी पढ़ने लिखने लगे। और जितने ज्यादा लोग पढ़ने लगे उतनी ही बुक्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। बुक्स तो सबको पढ़ने थे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सबको फिलोसॉफी या एजुकेशनल बुक्स ही पढ़ने हैं। कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, फनी तरह के बुक्स भी पढ़ने थे, जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुई तो चलेगा, लेकिन ये बुक्स कम से कम रुपए में मिलने चाहिए, ऐसा सबका मानना था। और इसी वजह से इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स का एक दौर शुरू हुआ। इंग्लैंड में बहुत से छोटे छोटे पेडलर्स, जिन्हें चैपमैन कहते हैं, वो ये किताबें बेचा करते थे और इन्हें नॉर्मली चैप बुक कहते हैं। आप नीचे कॉर्नर में देख सकते हो, हमने एक चैपमैन की फोटो डाली है। ये वैसे ही है जैसे किसी मूवी थिएटर के बाहर या फिर समुंदर किनारे बीच पे चने बेचने वाले लोग घूमते हैं। फ्रांस में भी ऐसी ही छोटी किताबें बेची जाती थी, लेकिन उन्हें नाम था बिलिये थेक्यू बिल्यू। ये किताबें पूरी तरह इंग्लैंड के चैप बुक जैसी ही थी।
बस इसका डिफरेंस यही था कि इसके कवर्स ब्लू होते थे। आप नीचे वो फोटोज में देख सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। ऑब्वियसली इनकी साइज कम होती थी और खराब क्वालिटी के पेपर्स यूज होते थे, इसीलिए इसकी प्राइस इतनी कम होती थी कि आम आदमी या फिर गरीब भी इसे खरीद सके। प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से न्यूज़पेपर और जर्नल्स ने अलग अलग तरह की न्यूज दी, जैसे वॉर्स, अलग अलग जगह होने वाले ट्रेड्स, दूसरी जगह पर होने वाली डेवलपमेंट, इन सभी की न्यूज और इंफॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचने लगी। अब आइजैक न्यूटन का ही एग्जांपल लीजिए। आइजैक न्यूटन ने जो डिस्कवरीज की, अगर वो पब्लिश ना हो पाती, अगर प्रिंट कल्चर ना होता, तो उसकी डिस्कवरीज बस उसके रिश्तेदारों तक ही रहती, बाकी किसी को पता ही नहीं चलता कि किसी ने इतना बड़ा इन्वेंशन किया है। समझ रहे हो प्रिंट कल्चर का इम्पोर्टेंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 19th सेंचुरी, चिल्ड्रन, वुमन एंड वर्कर्स। अब हमें इन तीनों लोगों का प्रिंट कल्चर से क्या नाता था और उनके लाइफ में क्या डेवलपमेंट हुई वो देखना है। अब 19th सेंचुरी में यूरोप में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गया था, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे। 1857 में फ्रांस में बच्चों के लिए जो किताबें बनाई जाती है उसके लिए एक स्पेशल प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की गई। साथ ही जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स ने बच्चों को जो पुराने समय में कहानियां सुनाई जाती थी, उन कहानियों की बुक्स भी छापना शुरू कर दिया। वुमेन्स की बात करें तो इस समय में ज्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ और उनका ज्यादातर समय खाली होता था। इस समय में वो अलग अलग किताबें पढ़ना शुरू करती है और फिर शुरू होता है मैगजीन्स का दौर, जिसमें पब्लिशर्स महिलाओं के लिए स्पेशल मैगजीन्स छापते हैं, जिसमें महिलाओं ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, एटिकेट्स, मैनर्स, हाउसकीपिंग कैसी करनी चाहिए, खाना कैसे बनाना चाहिए, ये और इसके साथ ही फैशन, एजुकेशन, ये चीजें भी मैगजीन के जरिए महिलाओं तक पहुंचने लगी। आपको तो पता है 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा था और जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, मिडिल क्लास के वर्कर्स, अलग अलग आर्टिस्ट और लोअर मिडिल क्लास के भी लोग खुद किताबें खरीदने लगे या फिर लाइब्रेरीज में जाकर किताबें पढ़ने लगे। वो ऐसी किताबों में इंटरेस्ट लेने लगे जो उनके शोषण के खिलाफ बात करती है, जैसे रिवॉल्यूशनरीज की किताब, जिससे के वर्कर्स के लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आया और वो मोटिवेट हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए। अगला पॉइंट है फर्दर इनोवेशन। प्रिंट कल्चर में जो इनोवेशंस हुए हैं वो कितने आगे बढ़ गए हैं ये हमें अभी दिख रहा है, लेकिन उस समय ये इनोवेशंस बहुत धीरे धीरे हो रहे थे। अब 19th सेंचुरी की बात करें तो रिचर्ड हाउ ने प्रिंटिंग कल्चर में एक और रिवॉल्यूशन लाया। भाई साहब ने पावर पर चलने वाली सिलेंड्रिकल प्रेस का इजाद किया, मतलब इनोवेशन किया। इससे प्रिंट कल्चर और ज्यादा डेवलप हुआ। इसी के कुछ समय बाद यानी 19th सेंचुरी के आखिर में कलर प्रिंटिंग का भी इजाद हुआ और 6 अलग अलग कलर्स में न्यूज़पेपर, बुक्स और बहुत सी चीजें छपने लगी। प्रिंट कल्चर के इनोवेशन की अगली स्टेज थी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड प्रेस का शुरू होना। इन इनोवेशंस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला तो पेपर फीडिंग की मेथड इम्प्रूव हुई, दूसरा प्रिंटिंग में जो प्लेट्स इस्तेमाल होती है उनकी क्वालिटी बढ़ी और इससे प्रिंटिंग की क्वालिटी बढ़ी, और थर्ड इम्प्रूवमेंट हुआ ऑटोमेटिक पेपर रील्स और फोटो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स का, जिससे कलर रजिस्टर इंट्रोड्यूस हुए। और इसी तरह हमने अभी तक पूरे वर्ल्ड में प्रिंटिंग कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ वो देखा। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। वर्ल्ड में प्रिंट कल्चर आने से पहले से ही भारत में हैंड रिटन नोट्स होती थी। वो पाम टी के लीव्स पर लिखी जाती थी, जैसे आप नीचे फोटो में देख सकते हो। आपके पास स्केल होगी, उस स्केल के जैसे ही ये बुक्स है जिसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है और कुछ स्केच भी है। ये इंडिया की मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जो हाथ से संस्कृत, अरेबिक या पर्शियन भाषाओं में या फिर वहाँ की वर्नैकुलर लोकल लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी। भारत में प्रिंट कल्चर आया उसके बाद भी कई सालों तक मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रिंट कम्स टू इंडिया, मतलब भारत में ये प्रिंट कल्चर कैसे आया। इसे बुलेट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। जैसे जैसे यूरोपियंस भारत में आते गए वैसे वैसे प्रिंट कल्चर भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। मिड 16th सेंचुरी में गोवा की पोर्तुगीज मिशनरी ने भारत में पहली बार प्रिंट कल्चर लाया। कोचिन में 1579 में कैथोलिक प्रीस्ट यानी वहाँ के फादरी ने पहली बार तमिल बुक को प्रिंट किया। उसके बाद 1674 में कोंकणी और कन्नड़ा भाषा में 50 से ज्यादा बुक्स प्रिंट की गई और बात 1730 की करे तो कैथोलिक प्रीस्ट ने पहली बार एक मलयालम बुक की प्रिंटिंग की। अब आप कह सकते हैं कि ये सब साउथ में ही क्यों हुआ, क्योंकि हमारा साउथ इंडियन हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है और सभी यूरोपियन लोग चाहे वो व्यापारी हो या प्रीस्ट हो वो सभी लोग आए समुद्र के जरिए और जहाँ पर वो लैंड हुए वहीं पर उन्होंने अपना बसेरा बिठा लिया यानी सदर्न इंडिया में, और वहीं पे उन्होंने लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए ऐसे चीजें करना, बुक्स प्रिंट करना शुरू कर दिया। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब 1780 में
जेम्स ऑगस्टस हिक्की भाई ने पहली बार बंगाल गैजेट ये वीकली मैगजीन शुरू किया। इसमें हिक्की अलग अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट देता था। साथ ही जो कंपनी के बड़े बड़े अफसर होते थे उनकी खुफिया जानकारी या उनके गॉसिप भी छापता था, जो कि लोगों को पढ़ने में मजेदार लगते थे। अब भारत में प्रिंट कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे इंग्लैंड में धर्म के अंधे लोगों ने प्रिंट कल्चर का विरोध किया क्योंकि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस को धोखा है ऐसा उन्हें लग रहा था, वैसे ही इंडिया में भी हुआ। इंडिया में रिलीजियस रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट होने लगे। जैसे जैसे इंडिया के लोगों को अलग अलग बुक्स और रिफॉर्मर्स की सोच की वजह से पता चला कि हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर हमें कैसे बर्बाद कर रहा है, इन चीजों पे अब आम आदमी भी सोचने लगा और फिर रिलीजियस इशू शुरू हुए। और इशू का विरोध करने के लिए कुछ रिलीजियस लोगों ने अपने धर्म के सपोर्ट में भी लिखना शुरू कर दिया। अब रिफॉर्मर्स की बात करें तो 1821 में राजा राम मोहन राय इन्होंने संवाद कौमुदी और 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर जाम ए जहाननामा और शामसुल अखबार इनको पब्लिश करना शुरू कर दिया। सोशल रिफॉर्मर्स ने जो भी समाज की बुरी चीजें थी उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया और उसके साथ जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो पुरानी सोच वाले लोग थे, वो इन चीजों के सपोर्ट में लिखने लगे। 1810 में तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में लिखा हुआ रामचरितमानस कलकत्ता में पहली बार प्रिंट हुआ। आप नीचे उसकी कॉपी देख सकते हो और पहली पब्लिशंस उसकी कैसी थी वो भी आपको एग्जांपल के लिए इमेज में दिया है। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। भारत में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है आपको पता है। पहले भी चीजें कुछ ऐसी ही थी। भारत में जब बुक्स की डिमांड बढ़ने लगी तो वो बहुत ज्यादा थी, इसीलिए यूरोप के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी खुद की फर्म्स ओपन की और भारत को बुक्स का सप्लाई शुरू कर दिया, जिससे कि इंडियन रीडर्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस, एक नया वर्ल्ड ओपन हुआ नॉलेज का। लेकिन ये लोग बस नॉवेल्स तक नहीं रुके, उन्होंने अलग अलग टाइप्स की राइटिंग शुरू कर दी, जैसे कि लिरिक्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्रीज। इन सभी चीजों ने इंडिया की नॉलेज को और रीडिंग हैबिट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। बाद में यही चीजें इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और ये बुक्स इतनी ज्यादा तौर पर प्रिंट होने लगे कि उसकी कीमतें भी कम हो गई, जिससे कि अब आम आदमी के साथ साथ गरीब लोग भी इन्हें खरीद सकते थे। प्रिंट कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप होने की वजह से एक ही फोटो की अलग अलग बहुत ज्यादा कॉपीज बनने लगी। इसका एग्जाम्पल देखे तो राजा रवि वर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की थी, उन पेंटिंग्स की कॉपी प्रिंट करके भारत में बेची जाने लगी। और यही नहीं तो भारत में रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल तरह के कैलेंडर्स छापे जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको नीचे स्लाइड्स में वो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अच्छे से देख लो, विजुअल चीजें ज्यादा ध्यान में रहती है। और इसी के साथ एक जमाना आया जब न्यूज़पेपर में उन जनरल्स में पॉलिटिकल सोशल सिचुएशंस पे जर्नलिस्ट अलग अलग कार्टून्स और कैरिकेचर्स बनाने लगे, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इस प्रिंट कल्चर में इंडियन वुमेन्स का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। मिडिल क्लास महिलाएं इस दौरान बहुत ज्यादा पढ़ने लगी और जो लिबरल लोग थे वो अपने बीवियों को, अपने बेटियों को स्कूल में पढ़ाने लगे। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज थे जो कहते थे कि अगर आपने बेटी को पढ़ाया तो उसका पति मर जाएगा, या फिर कुछ कंजर्वेटिव पुराने सोच वाले मुस्लिम लोग थे जो कहते थे कि अगर हमने महिलाओं को पढ़ाया तो वो कुछ ऐसी चीजें सीख जाएंगी जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन इन दोनों कश्मकश के बीच कई महिलाएं खुद पढ़ रही थी और दूसरों को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसके कुछ एग्जाम्पल है सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, कैलाश बाशिनी देवी, ताराबाई शिंदे। सावित्रीबाई फुले का काम तो पूरे दुनिया को पता है। साथ ही ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, कैलाश बाशिनी देवी, इन्होंने अलग अलग जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए और वुमेन एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, उसे कितना प्रमोट करना चाहिए, इस बारे में लिखा। और इस दौरान इन्होंने खुद की किताबें भी लिखी, जो उस समय में बहुत हिम्मत का और काबिल तारीफ काम था। 1870s के समय हिंदी प्रिंटिंग, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, नेशनल मूवमेंट, इन चीजों पर अपना फोकस किया। पर कई जगह जैसे पंजाब के लोकल लेखक राम चड्डा, इन्होंने स्त्री धर्म विचार, इन चीजों में महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, उनके एटिकेट्स, मैनर्स, डिसिप्लिन्स क्या चाहिए, इन चीजों पे किताबें लिखी। 19th सेंचुरी के बंगाल में महिलाएं खुद घर में चुपके से या फिर अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करने लगी। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। ये पॉइंट इंडिया के संदर्भ में है और इंडिया में आपको तो पता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पुअर है। फिर प्रिंट कल्चर ने इन पुअर लोगों पे क्या इम्पैक्ट किया ये देखना जरूरी है। 20th सेंचुरी में अलग अलग जगह पर, जैसे टाउन्स हो या फिर छोटे छोटे विलेज हो, हर जगह पर पब्लिक लाइब्रेरी शुरू होने लगी। वहाँ के अमीर लोग या बड़े लोग या फिर सोशल रिफॉर्मर्स ये लाइब्रेरी शुरू करने लगे ताकि गरीब लोगों को, उनके बच्चों को वो नॉलेज मिल सके जिससे वो कई सालों तक दूर थे। इसी के साथ सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले,
डॉक्टर BR अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर यानी पेरियार, इन लोगों ने जो लोअर कास्ट थी उनके लिए अलग अलग बुक्स लिखी और उनका नॉलेज बढ़ाया और उनपे जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई, अवेयरनेस क्रिएट किया। ये सब हो पाया उनके अलग अलग न्यूज़पेपर और उन्होंने लिखे हुए अलग अलग बुक्स से। इसमें ज्योतिबा फुले जी ने जो गुलामगिरी बुक लिखी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम और लोगों को कैसे गुलाम बनाया जाता है इस बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। और एक एग्जांपल के बारे में बताए तो काशी बाबा ये कानपुर के एक वर्कर थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम और क्लास एक्सप्लॉयटेशन इसके बारे में अपने किताब में लिखा है। बैंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स ने मुंबई के वर्कर्स से इंस्पिरेशन लेकर अपने यहाँ वर्कर्स के एजुकेशन के लिए लाइब्रेरीज ओपन की। साथ ही सोशल रिफॉर्मर्स ने ये लाइब्रेरीज शुरू की और लोगों को पढ़ाया, अवेयरनेस क्रिएट किया ताकि जो वर्कर्स ज्यादा दारू पीते हैं या फिर जिनकी लिटरेसी बहुत कम है वो अच्छे से पढ़ लिख सके और कुछ अलग काम कर सके और गरीबी से बाहर निकले। पिछले कुछ मिनटों से हम इंडिया के प्रिंट कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जब सब हो रहा था, इंडिया में प्रिंट कल्चर ग्रो हो रहा था, लोग अलग अलग किताबें लिख रहे थे, तब इंडिया में ब्रिटिश राज था। मतलब ये आसान नहीं था कि लोग हर तरह की किताबें लिखे और उस पे कोई बंदी ना आए। फैक्ट्स की बात करें तो 1798 के पहले जो कॉलोनियल कंपनी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको ज्यादा सेंसरशिप की या फिर इन किताबों पे, इन बुक्स पे बंदी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसके बाद में जब लोग उनके खिलाफ लिखने लगे तब ये सेंसरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई। बात 1820 की है। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस फ्रीडम को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पास किया था और इन न्यूज़पेपर और बुक्स पे सेंसरशिप लगाई। ऐसा ही 1857 के बाद हुआ। पहले सरकार न्यूज़पेपर पे ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये रिवॉल्ट हुआ उसके बाद में वो चौकन्ना हो गए और 1978 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया, जिससे कि सरकार को अधिकार मिला कि वो जो लोकल न्यूज़पेपर्स है, मतलब जो अंग्रेजी के अलावा दूसरे भाषा में प्रिंट होते हैं, उन पे सेंसरशिप लगा सकती है अगर वो सरकार के खिलाफ लिखे। पर इतने सारे एक्ट्स करने पर भी नेशनलिस्ट मूवमेंट और उसको सपोर्ट करने वाले न्यूज़पेपर नहीं रुके। इंडियन लोगों ने और नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज ने अलग अलग आइडियाज से ये न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू रखा, जब तक कि इंडिया को फ्रीडम ना मिल जाए, और ये संख्या दिन ब दिन भारत में बढ़ती रही। इसका एक एग्जाम्पल देखे तो 1907 में जब पंजाब के रिवॉल्यूशनरीज को सरकार ने डिपार्ट कर दिया था, तब बाल गंगाधर तिलक ने सरकार के खिलाफ और सभी रिवॉल्यूशनरीज के सपोर्ट में अपने न्यूज़पेपर केसरी में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, लेकिन इसके लिए सरकार ने उनको सजा दी और उन्हें जेल में भेजा 1908 में। इससे हमें समझ में आता है कि भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूज़पेपर और बुक्स ने कितना बड़ा सपोर्ट किया था और ब्रिटिश सरकार उनसे कितनी डरती थी। और इसी तरह से हमारा ये आज का चैप्टर बहुत आसानी से हमने खत्म कर दिया है। अगर आपको ऐसे और चैप्टर्स देखने हैं तो जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू।